गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। देखिए, हमारा पिछले टर्म पे चल रहा था श्वसन, और श्वसन में हम लोगों ने श्वसनाधार तक की बात कर ली थी, उन पदार्थों की बात कर ली थी जो श्वसन के दौरान ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है श्वसन के लिए कि इसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, तो श्वसन की क्रियाविधि, इस पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं श्वसन की क्रियाविधि। बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। श्वसन हमारे कोर्स में मोस्टली जो है ना ग्लूकोज का और ऑक्सीकरण जो है वो दर्शाया हुआ है। हम लोग स्टडी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की करते हैं। तो हमारे पास पहला नाम आता है ग्लाइकोलिसिस। देखिए, श्वसन जो है वायवीय है या अवायवीय है, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। दरअसल किसी भी प्रकार के जीव में यदि श्वसन होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज का विघटन होकर और 3 कार्बन युक्त यौगिक बनता है जिसको पायरुविक अम्ल कहते हैं, और इस पायरुविक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो चाहे जीव अवायवीय हो चाहे वायवीय हो, ठीक है, अनोक्सी श्वसन करता हो चाहे ऑक्सी श्वसन करता हो, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस तो हर हाल में होगा। मतलब ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन कैरेक्टर ये ना पथ है जिसमें ग्लूकोज का विघटन होता है। तो पहला नाम आता है हमारे पास इसमें ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज इसका मतलब होता है ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेक डाउन, तो इसका मतलब हुआ कि हमें ग्लूकोज को तोड़ना है, 6 कार्बन वाले यौगिक को तोड़ना है, इसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कोशिका द्रव में संपन्न होता है, इसलिए ये वायवीय और अवायवीय दोनों जीवों के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव सभी जीवित जीवों में पाया जाता है जहां पे ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। इससे संबंधित सभी एंजाइम्स कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। तो आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे कि इससे संबंधित एंजाइम्स कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। अगला पॉइंट, यह वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में एक सामान्य पथ है, मतलब दोनों के अंदर उपस्थित होता। इस पथ में, अगला पॉइंट आता है, इस पथ में ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त एक 3 कार्बन युक्त यौगिक पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इस पथ में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान देना, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए ये वायवीय और अवायवीय में कॉमन होता है। इसका उत्पाद बाद में कहां जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि श्वसन किस प्रकार का है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। तो बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम था, कोशिका द्रव में संपन्न होने वाला प्रक्रम है। ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, 6 कार्बन वाला यौगिक 3 कार्बन वाले यौगिक में बदल जाता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कोई ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, और कोशिका द्रव में इससे संबंधित सारे एंजाइम्स
उपस्थित होते। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, जिनका नाम था खोज, एम्बडन, मेयरहोफ व पार्नस द्वारा की गई थी। 3 साइंटिस्ट थे ये, एम्बडेन, मेयरहोफ और पार्नस। इसके नाम पे ई, इसके एम और इसको पी बोला जाता है, इसलिए इसे ईएमपी पाथ भी कहा जाता है। ईएमपी पथ भी कह देते हैं, एम्बडेन, मेयरहोफ, पार्सन पथ। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, इसमें होता क्या है? देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। 10 अभिक्रियाएं, 10 एंजाइम आवश्यक होते हैं इसे, और 10 अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कोशिका द्रव में क्रमबद्ध होती है, और उसके फलस्वरूप ग्लूकोज जो है 3 कार्बन वाले यौगिक में बदल जाता है। जरा सा स्टेप बाय स्टेप देखना, इसमें उलझन कतई नहीं है दोस्तों। आपके पास पहला नाम आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आप जानते होंगे कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो रक्त शर्करा के रूप में उपस्थित होती है, उसी तरीके से कोशिका के पास भी ग्लूकोज की उपस्थिति होती है। और ग्लूकोज का निर्माण ग्लाइकोजन के अपघटन से या स्टार्च के अपघटन से होता है, जिसके लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं इस बात को। तो हमारे पास आता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का विघटन तब तक नहीं होगा जब तक कि इसका सक्रियकरण ना किया जाए, और इसके सक्रियकरण हेतु हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देते हैं। इसके लिए कोशिका के पास फास्फेट में बदलने के लिए और क्या होता है, फास्फेट उपस्थित होता है एटीपी के रूप में। अतः एक एटीपी का उपयोग होगा, एक एडीपी बनेगा। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम आयन सक्रिय कारक होंगे और ये अपना फास्फेट इसको देकर इसमें बदल जाएगा। जैसा कि नाम से जानते हैं आप लोग, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, मतलब उसके पास 3 फास्फेट हैं। और एडीपी इसका मतलब होता है एडिनोसिन डाईफास्फेट, मतलब इसके पास 2 फास्फेट होते हैं। जब ये ट्राईफास्फेट डाईफास्फेट में बदलेगा तो अपना फास्फेट इसको दे देगा और ग्लूकोज के साथ फास्फेट जुड़कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको नाम दिया जाता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी इतना सक्रिय नहीं होता कि इसका अपघटन किया जा सके, इसलिए इसको हम लोग कीटोज शर्करा में बदल देते हैं और नाम आ जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इससे यह कार्यक्रम समावयवी परिवर्तन है। दरअसल क्या होता है, ग्लूकोज के पास ये वाला क्रियात्मक समूह होता है जिसको आप एल्डिहाइड बोलते हो। तो ग्लूकोज एक एल्डोज शर्करा है और फ्रक्टोज के पास ये वाला समूह होता है, इसको आप क्या नेम देते हो, कीटोन। तो ये कीटोज शर्करा है। तो कीटोज शर्करा में बदलना है, एल्डोज को कीटोज शर्करा में बदलना है, क्योंकि कीटोन जो होते हैं ना, दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, मतलब एल्डिहाइड की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो आपने क्या किया, इसका समावयवी परिवर्तन कर दिया, क्योंकि इसके पास भी 6 कार्बन है, इसके पास भी 6 कार्बन है, केवल क्रियात्मक समूह अलग होता है, इसको समावयवीकरण कहा जाता है। तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है फोस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। आइसोमेरेज, तो इसकी उपस्थिति में आपके पास बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी ये इतना क्रियाशील नहीं हुआ कि इसका विघटन हो सके, तो इसके लिए आपको इसको बदलना पड़ेगा फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में।
और आप लोग जानते होंगे शायद दूसरा फास्फेट फिर कोशिका के पास कहां से आएगा, एक एटीपी को एक एडीपी में बदलना पड़ेगा और मैग्नीशियम आयन इस अभिक्रिया में सक्रिय कारक होंगे। एंजाइम का नाम होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये अब इतना विकसित हो चुका है, इतना एनर्जेटिक हो चुका है कि अब इसका विघटन हो जाएगा, अब ये टूट जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम आता है एल्डोलेज। एल्डोलेज बिना जल अपघटन के इस पदार्थ को दो भागों में तोड़ देगा और ये आ गया आपके पास एल्डोलेज। एल्डोलेज इसकी उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दो यौगिक अलग अलग है, 3-3 कार्बन वाले, उसमें बदल जाएगा। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और इसका नाम है इधर वाले का फोस्फो रेल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिएगा। ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तनशील हैं और इनके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है फॉस्फोट्रायो आइसोमेरेज। इसकी उपस्थिति में ये इसमें बदल जाता है। इसके ऊपर H3PO4 की अभिक्रिया होती है और H3PO4 के 2 मोल चाहिए यहां पर, और आपके पास बन जाएगा 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसका ऑक्सीकरण होगा पहली बार, और ऑक्सीकरण होने पर यहां पर एंजाइम चाहिए आपको फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन को कोशिका द्रव में ग्रहण करने के लिए NAD उपस्थित होता है और आपके पास NAD से NADPH2 बन जाएगा। ये दो अणु होंगे और एल्डिहाइड का अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है तो अम्ल बनता है। अब आपके पास बन जाएगा 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इसका पहले नंबर का फास्फेट हम हटा देते हैं और उसके लिए एंजाइम चाहिए आपको ग्लिसरोकाइनेज। इससे फास्फेट निकलेगा और 2 ATP में बदल जाएंगे। पहले नंबर का फास्फेट निकल गया तो आपके पास बच गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इसका फास्फेट तीसरी स्थिति से दूसरी स्थिति पे आ जाएगा और बन जाएगा आपके पास 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब इसके ऊपर एक एंजाइम होता है इनोलेज।
और बन जाएगा 2-फॉस्फो इनॉल पाइरूवेट। और इससे लास्ट एंजाइम है पाइरूविक काइनेज, ठीक है। और इसकी उपस्थिति में लास्ट फास्फेट भी हट जाएगा, 2 ADP 2 ATP में बदल जाएंगे, फास्फेट निकलेगा तो, और इससे बन जाएगा पाइरूविक अम्ल। ये बन गया आपके पास पाइरूविक अम्ल। देखो रिएक्शन पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और रिएक्शन कितनी हो रही है, 10 रिएक्शन गिन सकते हो आप। एंजाइम और रिएक्शन बराबर रहती है, 1 2 3, ये 4, ये अगली रिएक्शन है 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। आप इसको बनाएंगे तो ऐसे ही, अब मैं समझाऊंगा दूसरे तरीके से, जरा सा आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग इसको मिटाकर दोबारा शुरुआत करेंगे इसकी, तो जरा सी बात पे ध्यान दीजिएगा। चलो इसी को काम में लेते हैं। आपके पास ग्लूकोज है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज जो होता है ना, स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। दरअसल ये ग्लाइकोजन के विघटन से या स्टार्च के विघटन से निर्मित होता है, और कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदाता यौगिक के रूप में पाया जाता है। मतलब इसी का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा हमें इसी से प्राप्त होगी। पहला पॉइंट है हमारा। दूसरी बात, ग्लूकोज जो है निष्क्रिय होता है, और ग्लूकोज निष्क्रिय है तो हम लोग उसको तोड़ें कैसे। निष्क्रिय पदार्थ कभी नहीं टूटता। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है मेरा, जैसे मान लो एक बंदा है, वो सीधा साधा है, किसी से उलझता नहीं, कोई उससे उलझने की कोशिश भी करता तो वो नमस्कार करके निकल जाता है। बताइए कभी उसका झगड़ा होगा? नहीं होगा ना। और झगड़ा नहीं होगा तो वो टूटेगा भी नहीं, मतलब उसको कोई पीटेगा भी नहीं तो टूटेगा क्यों। और एक ऐसा है जो फांफू करता हुआ रहता है, वो इसको धक्का मारा, इसको मुक्का मारा, ज्यादा एक्टिव है, मतलब सक्रिय ज्यादा है, तो कोई शेर को सवा शेर मिल जाता है और पता चलता है कि 5-7 हड्डियां टूट ही गई, होता है ना ऐसा। बिल्कुल वही कार्यक्रम इसके साथ है। तो ग्लूकोज निष्क्रिय है, इसका विघटन नहीं हो सकता। इसको विघटित करने के लिए इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब चने के झाड़ पे चढ़ाना होगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को। जैसे होता है ना, एक दोस्त आया तो सीधा साधा उसको किसी ने डांट दिया, डपट दिया, तो वो चुपचाप अपने घर चला गया। अब दूसरा दोस्त आता है उसके पास और वो आके उसको क्या कहता है, मैंने सुना आज तेरे को डांटा उसने, चल तेरे साथ मैं हूं, अपन चलते हैं उसके पास, उसको तेरे को ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तो थोड़ी सी पुशअप लग गया ना, उसको पुश हो गया ना, थोड़ा सा ऊर्जा मिली उसे। तो फिर उसने कहा नहीं यार वो ज्यादा लोग हैं, वो अपने को मारेंगे। तो उसका दूसरा एक दोस्त और आता है, वो कहता है अरे मैंने सुना तेरे को कि डांटा, चल मैं भी तेरे साथ हूं। अब वो बंदा तैयार हो जाता है एकदम से एक्टिव, क्योंकि उसके पास बैकअप आ गया ना ऊर्जा का। फिर वो जाता है, जाके उस आदमी से कहता बोल सुबह क्या कह रहा था। तो सामने वाला कहता है अब क्या कर लेगा। पीछे मुड़ के देखता है तो दोनों गायब। बताओ कौन टूटा। इसलिए ग्लूकोज को एक्टिव करना है, चने के झाड़ पे चढ़ाना भैया, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, सक्रिय करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। और कोशिका के पास उसको सक्रिय करने के लिए केवल और केवल एक ही पदार्थ उपस्थित होता है, और वो है एटीपी। ठीक है ना। अब देखो इसके पास कार्बन है 6 कार्बन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हेक्सा, तो हेक्सो वर्ड आ गया। और काइनेज का मतलब होता है फास्फेट को तोड़ना और जोड़ना। दरअसल ये फास्फेट को अलग करने का काम करता है, तो एटीपी से अलग कर दिया फास्फेट, इसलिए इसका नाम है काइनेज। तो एंजाइम दोनों को मिला दिया हमने, नाम हो गया हेक्सोकाइनेज। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन वाले यौगिक पे काम कर रहा है, और काइनेसिस का मतलब फास्फेट को हटा रहा है एटीपी से और इसके साथ जोड़ रहा है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऊपर एक फास्फेट जुड़ जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ये 6 फॉस्फेट का मतलब ऐसा नहीं है 6 फास्फेट है इसमें, ये है आपके पास ये ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, और इस छठे कार्बन पे फास्फेट है।
IUPAC में आप स्थिति को दर्शाते हैं, तो ये छठी पोजीशन पर फास्फेट को दर्शा रहा है, तो आपके पास ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब अभी हमारी बात हुई थी कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शर्करा है, क्योंकि इसका क्रियात्मक समूह CHO आई मीन एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कीटोन से कम सक्रिय होते हैं। तो इस एल्डोज शर्करा को तोड़ना है, इसको ज्यादा सक्रिय करना है, तो इस एल्डोज शर्करा को हमें कीटोज शर्करा में बदलना है। तो कीटोज शर्करा में बदलने के लिए देखो इसके पास फास्फेट नहीं था, इसलिए आपने यहां फास्फो नहीं लगाया। फास्फेट पास हो तो पहले फास्फो लगेगा, तो आपने लगाया फास्फो। 6 कार्बन वाला यौगिक 6 कार्बन वाले यौगिक में बदल रहा है, तो हेक्सो। और परिवर्तन क्या हो रहा है, समावयवी परिवर्तन हो रहा है, और समावयवी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक इफेक्ट मतलब परिवर्तन बोलते हैं। तो एंजाइम का नाम हो गया फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज। फास्फेट और हेक्सो 6 कार्बन वाला फास्फेट ग्रुप समूह जिसमें आइसोमेरिक परिवर्तन हो रहा है, समावयवी परिवर्तन हो रहा है, नाम रख दिया फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज। और ग्लूकोज का समावयवी होता है फ्रक्टोज, तो अब बन गया आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब बात यही है, बस क्रियात्मक समूह बदल गए। समझ में आ गई बात। अब अगला देखिएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी इतना सक्रिय नहीं होता कि ये टूट सके, इसलिए क्या होता है, इसमें एक फास्फेट और दे देते हैं। जहां जहां पे फास्फेट जुड़ता है वहां पे मैग्नीशियम सक्रिय कारक की तरह काम करता है। अब देखो ये एंजाइम और ये एंजाइम एक ही चीज है, बस ये इसमें फास्फेट नहीं था इसलिए आपने फास्फो वर्ड यूज नहीं किया, इसमें फास्फेट है इसलिए फास्फो। आप यहाँ पे हेक्सो लिखते तो भी गलत नहीं होता, फास्फो हेक्सोकाइनेज बोलते तो भी गलत नहीं था। अब आपने फ्रक्टोज का नाम रख दिया तो भी गलत नहीं है, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज भी कह सकते हो, आप इसे फास्फो हेक्सोकाइनेज भी कह सकते हो, दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का बनना। अब आप ये देखिएगा, फ्रक्टोज के इस पोजीशन पे भी एक फास्फेट जुड़ गया ये वाला, तो 2 फास्फेट आ गए, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब दोस्तों इसको हमने क्या किया, एक एंजाइम था एल्डोलेज, उसकी उपस्थिति में इस बंध को तोड़ दिया। इस बंध को तोड़ते ही देखो 2 टुकड़ों में टूट गया, 3 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला। अरे भाई पहले यहां पे बंध था, अब ये टूट गया, तो 6 कार्बन वाला यौगिक कितने में बदल गया, 3 कार्बन वाले यौगिक में बदल गया। और इस 3 कार्बन वाले यौगिक में इसके पास तो कीटोन समूह है और इसके पास एल्डिहाइड समूह है, ये लो, इसलिए एल्डिहाइड वाले का नाम तो रख दिया आपने फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये वाला नाम फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और जिसके पास कीटोन था उसका नाम हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, तो ये वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ये वाला फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर बदल गया। यहां तक बात समझ में शायद मेरे विचार से आ चुकी होगी। आपने ग्लूकोज लिया था, निष्क्रिय था, आपने हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में एक एटीपी को इसके साथ एक फास्फेट जोड़कर ग्लूकोज 6 फास्फेट बना दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना दिया। और फिर आपने क्या किया, इसको इसमें समावयवी परिवर्तन करके फ्रक्टोज में बदल दिया, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसके ऊपर एक एटीपी का संयोजन और हो गया, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। और इस डाइफॉस्फेट का ये वाला बंध तोड़कर आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तीन कार्बन के। एक का एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, एक का कीटोन क्रियात्मक समूह है, इसलिए नाम बदल गए इनके। जिसका कीटोन है उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और जिसके पास क्या था, एल्डिहाइड समूह था, उसका नाम है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये बात हो गई यहां तक। एल्डोज शर्करा एल्डोलेज जो है वो क्या करता है, ना तो जल को जोड़ेगा ना निकालेगा, ये क्या करता है, इसको बिना किसी उसके एक बंध को तोड़कर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये हो गया। अब देखो इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तनशील होते हैं, ये एक दूसरे में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो
इसको हमने इसमें बदला या इसको हमने इसमें बदला, तो दोनों के पास कार्बन तो 3 है, दोनों के पास फास्फेट है, तो आपने यहां वर्ड लिखा फास्फो, 3 कार्बन है इसलिए ट्रायो, और समावयवी परिवर्तन हो रहा है इसलिए नाम हो गया आइसोमेरेज। तो फास्फो ट्रायो आइसोमेरेज की उपस्थिति में ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। तो पहले पीजीएल एक तो वैसे डायरेक्ट बन गया था आपके पास फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और ये वाला भी इसमें बदल गया, तो 2 हो गए ना, 2 अणु। इसलिए अब आगे का कार्यक्रम 2-2 के फेर में चलेगा, पहले 1-1 में चल रहा था क्योंकि एक ही अणु था यहां तक, अब 2 अणु बन गए, ये वाला भी इसमें बदल गया तो 2-2 अणु हो गए। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए अगला, एक अणु पर एक H3PO4 का संयोजन होता है, तो 2 अणुओं पर 2 H3PO4 का संयोजन होगा और आपके पास बन जाएगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। पहले तीसरी पोजीशन पे एक फास्फेट था, ये देखो ये रहा, 1 2 3, तीसरी फास्फेट पे था। अब इस पहले पर भी हो जाएगा फास्फेट, ये वाला H3PO4 का फास्फेट इसमें एंटर हो जाएगा, तो बन जाएगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह हमने कीटोन ले रखा है, इसके ऊपर मत जोड़ो, इसको इस पे जोड़ो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, ये PO4 जोड़ दिया, ये लो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। एक बात तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है आपको, इस वाले क्षेत्र में कोई एंजाइम नहीं है, हमने एंजाइम का नाम नहीं लिखा ना, यहां कोई एंजाइम काम नहीं करता। तो संपूर्ण श्वसन में एकमात्र पथ है जहां पर एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। या ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से परिवर्तन हेतु कोई विशिष्ट एंजाइम नहीं है या कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो वाला है ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का 1,3 DPCl में बदलना। इसे किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, केवल H3PO4 का संयोजन होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आया हमारे पास 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए ऑक्सीकरण 3 तरीके से होता है, हम लोगों के जो काम आएगा मोटे मोटे व्यू में, हालांकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन निकलती है तो ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें हाइड्रोजन बाहर निकालनी है, ऑक्सीकरण हो रहा है पहली बार, और हाइड्रोजन निकलने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलना। कौन से पदार्थ से बाहर निकल रही है? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से, इसलिए एंजाइम का पूरा नाम हो गया फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। और इस हाइड्रोजन को कोशिका द्रव में NAD ग्रहण करता है। दरअसल कोशिका के पास हाइड्रोजन ग्राही कौन कौन से होते हैं? NAD, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NADP, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और FAD। ठीक है ना, ये 3 कंपोनेंट है जो हाइड्रोजन ग्राही हैं। तो आप यहां पर कोशिका द्रव में हाइड्रोजन ग्राही कौन है? NAD, तो NAD से NADH2 बन जाएगा, P फालतू लगा दिया ना, NAD से NADH2 बन जाएगा। और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण होते ही आपके पास एसिड बन गया, और एसिड का नाम है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड एसिड में बदल गया। अब ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का पहली स्थिति का जो फास्फेट है वो हटा देते हैं हम, फास्फोग्लिसरोकाइनेज। मैंने अभी अभी कहा था ना फास्फेट हटाने के काम करता है काइनेज, तो काइनेज फास्फेट हटाएगा। और किससे हटा रहा है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल से हटा रहा है, इसलिए नाम हो गया फास्फोग्लिसरोकाइनेज, और ADP से ATP बन जाएगा, और इसका पहले नंबर का कार्बन फास्फेट हट गया तो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहां तक की बात हो गई। अब देखिए जरा सा, आपके पास ये
इसकी स्थिति है 1, 2 और 3। यहां पे फास्फेट है, ये फास्फेट यहां पर आ जाता है दूसरी स्थिति में। इस कार्यक्रम को म्यूटेशन कहते हैं। तो इसका म्यूटेशन हो गया और फास्फेट यहां से निकला और कहां पे पहुंच गया, तीसरे कार्बन से निकला दूसरे पे आ गया। तो नाम रख दिया आपने इसका, एंजाइम का नाम। म्यूटेशन किसका हो रहा है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल का, इसलिए हम एंजाइम का नाम रख दिया फास्फोग्लिसरो म्यूटेज और 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया। फास्फेट की स्थिति सेकंड हो गई। अब आप इसको इनो दे दो, इसको दे दिया हमने इनोलेज। इनोलेज की उपस्थिति में ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फो इनोल पाइरुवेट में बदल जाता है, मतलब इसका रिकॉन्फ़िगरेशन होता है और ये इनोल पाइरुवेट में बदल जाता है और इस पर पायरुविक काइनेज की क्रिया होती है और एडी फास्फेट जो लास्ट फास्फेट है वो भी निकल जाता है, उसको एडीपी ग्रहण करता है और एटीपी में बदल जाता है। ठीक है, और पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला यौगिक है और ये 6 कार्बन वाला यौगिक है। अब आप ये देखिएगा पूरे पथ में कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन का उपयोग नजर आ रहा है? कतई नहीं। कहीं हमने ऑक्सीजन को जोड़ा है क्या? नहीं जोड़ा। कहीं हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है क्या? नहीं निकाली। तो ना तो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ना इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन होता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक छोटा सा कार्यक्रम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इस कार्यक्रम को यहां से यहां तक के इस कार्यक्रम को नाम दिया जाता है शर्करा का सक्रियकरण। यह है शर्करा का सक्रियकरण। वास्तव में इस कार्यक्रम में हमने कुछ नहीं किया, केवल ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सक्रिय किया है। तो इस कार्यक्रम को हम लोग नाम दे देते हैं शर्करा का सक्रियकरण। ये वाला एंजाइम जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। ये अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। दरअसल यदि कोशिका के पास एटीपी ज्यादा हो तो ये वाला यौगिक इसके साथ जुड़ जाता है और अभिक्रिया को रोक देता है, और जब जैसे ही एटीपी की मात्रा कम होती है ये वापस हट जाता है और अभिक्रिया को प्रारंभ कर देता है। तो ग्लाइकोलिसिस का एक तरह से नियंत्रण जो है वो इस फ्रक्टोकाइनेज के द्वारा किया जाता है और ये फ्रक्टोकाइनेज एटीपी घटने पर क्रियाशील हो जाता है और एटीपी बढ़ने पर बंधित हो जाता है, अभिक्रिया रुक जाती है। समझ गए? तो ये था हमारे पास ये वाला पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, याद रखना है। ये एंजाइम इसका नियंत्रक है और इस पूरे पथ को ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना और इससे फ्रक्टोज डाई 6 फॉस्फेट बनना, इस कार्यक्रम को हम लोग नाम दे देते हैं शर्करा का सक्रियकरण। अब अगला देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला कार्यक्रम जो होता है ना, इसमें और कंडीशन क्या आती है, शर्करा का ऑक्सीकरण। इस वाले पार्ट में शर्करा का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें शर्करा का विदलन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण एक ही पथ में होता है, एक ही पद में हो रहा है, हाइड्रोजन केवल एक ही जगह निकल रही है, बाकी जगह तो डिफास्फोरिलेशन मतलब फास्फेट का बाहर निकलना संपन्न हो रहा है। फिर अगला एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि H3PO4 वाला ये जो क्षेत्र होता है, इस कार्यक्रम में यानी इस पथ में कोई एंजाइम क्रियाशील नहीं होता, ये बिना किसी एंजाइम के संपन्न होने वाली क्रिया है, ये याद रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फास्फेट कितनी जगह से निकल रहा है, एक तो ये रहा और एक आपके पास ये रहा, 2 जगह से फॉस्फेट जो है ना वो रिलीज हो रहे हैं, एक जगह से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, बस बात खत्म। और यहां पर उपयोग हो रहा है, मुक्त तो ये 2 जगह से हो रहा है और उपयोग भी 2 जगह से हो रहा है, पर उपयोग एक एक एटीपी का हो रहा है और मुक्ति कितनी हो रही है, 2-2 एटीपी की हो रही है। तो हमारे पास लास्ट में 2 एटीपी बच जाएंगे, फायदा हो गया ना 2 का, 2 तो खर्च हो गए, इधर 2 का फायदा हो। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोलिसिस। जहां तक मेरा विचार है बात समझ में आ गई होगी। ये सारा कार्यक्रम कोशिका द्रव में संपन्न होता है।
अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, वो है पायरुविक अम्ल का भविष्य। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फैट ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, देखिए पायरुविक अम्ल का क्या फ्यूचर होता है। आपके पास ये था ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का विघटन हो गया पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड जो है ना, इस क्रियाक्रम का नाम हमने रख दिया ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम रखा हमने ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुविक एसिड बना। इस पायरुविक एसिड का फ्यूचर डिपेंड करता है, यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो तो क्या होगा, और यदि O2 अनुपस्थित हो तो क्या होगा। तो यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद यहां पर इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, और पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या कंडीशन आएगी, अधिकतम तो ऊर्जा मुक्त होगी, अधिकतम ऊर्जा मुक्त होगी, और ये वाला पार्ट जो है वो CO2 प्लस H2O में बढ़ जाएगा, मतलब सभी CH बंध टूट जाते हैं तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। बात हो गई पूरी। और यदि O2 अनुपस्थित है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एब्सेंट होगा। आप सब जानते हो कि अवायवीय जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उस कंडीशन में इसका अपूर्ण अपघटन होगा, अपूर्ण अपघटन होगा, और अत्यंत कम ऊर्जा निकलेगी, अत्यंत कम ऊर्जा। मैंने आपको कल भी बताया था लगभग 7% ऊर्जा निकलेगी, और C2H5OH या तो एथिल अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक अम्ल बनेगा, तो इनका निर्माण हो जाता है। सारे बंध नहीं टूटेंगे, केमिकल बंध सारे नहीं टूटेंगे, ये इसका फ्यूचर है। तो हम पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का अपघटन, उसके बाद अनुपस्थिति में कर लेंगे। तो आपका पहला नाम आता है पायरुविक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। पॉइंट्स लिखेंगे आप इसमें, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके ऑक्सीकरण के दौरान, ऑक्सीकरण के दौरान पूर्ण विघटन होता है तथा इस प्रकार के, इस प्रकार लिखना है इसको, इस प्रकार के ऑक्सीकरण के दौरान पूर्ण विघटन होता है तथा अधिकतम ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट, यह माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स तथा आंतरिक झिल्ली में
में संपन्न होता। और लास्ट, ऑक्सीजन प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आती है। तो दोस्तों, पायरुविक अम्ल जो है, इसका वायवीय अपघटन यदि आपने करवाना है तो वायवीय अपघटन इसका संपन्न होता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये मतलब ना पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, सारे कार्बन हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और अधिकतम ऊर्जा की विमुक्ति होती है। तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है, ऑक्सीजन का इसमें उपयोग होता है। यह कार्यक्रम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स और आंतरिक झिल्ली में संपन्न होता है। तो वायवीय श्वसन आंतरिक झिल्ली में संपन्न होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, पहला पद हमारे पास आया है इसका लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, देखो इसमें क्या होता है। इस रिएक्शन में आपके पास ये सेल है और इस सेल में ये वाला कार्यक्रम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो ऑक्सीजन संवेदी होता है। यदि किसी कोशिका को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम रख दें तो माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लंबे समय तक कोशिका को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रख दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सरवाइव कर पाता है और ये वायवीय श्वसन का स्थल होता है। आपके पास यहां पर ग्लूकोज था और ये ग्लूकोज जो है ये पायरुविक एसिड में बदल चुका है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। अब क्या होगा, इस पायरुविक अम्ल का ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को पार करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को पार करके मैट्रिक्स में आ जाएगा और इस मैट्रिक्स में आने के बाद यहां पर इसका अपघटन होगा, ऑक्सीकरण होता है इसका यहां पर। और इस ऑक्सीकरण की रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन आपने क्यों बोला? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस है और ये वाला पद है क्रेब साइकिल। आगे चल के अपन पढ़ेंगे इसको अभी थोड़ी देर में। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है और ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होता है। क्रेब साइकिल वायवीय दशा है, ये वायवीय होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ये कोशिका द्रव में होता है इसलिए ये अवायवीय दशा है। इसको इससे जोड़ने का काम जो रिएक्शन करे, अवायवीय को वायवीय से जोड़े, उस अभिक्रिया को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो ये लिंक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, संयोजी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है जरा सा देखते हैं। लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है। यह श्वसन का अवायवीय पथ है। दूसरा, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाता है।
अगला, पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से दो कार्बन युक्त यौगिक एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण होता। एसिटिल को एंजाइम ए क्रैब चक्र में प्रवेश करता। क्रैब चक्र श्वसन का वायवीय पथ है, वायवीय पथ है। अतः यह अभिक्रिया अवायवीय पथ को वायवीय पथ से जोड़ती है। अतः इसे लिंक अभिक्रिया कहते हैं। कारण समझ में आ गया होगा शायद कि आपने इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोला। अब अगला पद देखिएगा, पॉइंट आता हमारे पास। इस अभिक्रिया में एक एंजाइम सम्मिश्र भाग लेता है, जो विकार्बोक्सिलीकरण एवं विहाइड्रोजनीकरण दोनों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता। अगला पॉइंट, इसमें विटामिन बी सक्रिय कारक होती है। दोस्तों कुछ बातें आपने नोट की, इसमें हर एक पे क्वेश्चन बनता है। देखिए आपने इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोला, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, इसको लिंक रिएक्शन अपने इसलिए बोला कि ये दोनों को लिंक करती है, जोड़ती है, अवायवीय पथ को वायवीय पथ में। दरअसल ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है और कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, इसलिए इसको श्वसन का अवायवीय पथ कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस भी किया है कि ग्लूकोज का विघटन होकर पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चला जाता है। दरअसल क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सब जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां ग्लूकोज के लिए अपारगम्य है, इसलिए ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में सीधा नहीं जा सकता। 6 कार्बन वाला यौगिक का बड़ा है, नहीं जा सकता। तो क्या होगा, पहले ग्लूकोज का विघटन होगा, ग्लूकोज टूटेगा और ग्लूकोज टूटने से क्या होगा, 3 कार्बन वाला यौगिक बनेगा और इस 3 कार्बन वाले यौगिक पायरुविक अम्ल के लिए
माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां पारगम्य होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों को पायरुविक अम्ल पार करके और मैट्रिक्स में आ जाता है। यहां आने के बाद इस पायरुविक अम्ल का 3 कार्बन वाले यौगिक को 2 कार्बन वाले यौगिक में बदला जाता है और इस कार्यक्रम का नाम है लिंक रिएक्शन। तो क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। ग्लूकोज नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा अणु है और माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां उसके लिए अपारगम्य होती हैं। पायरुविक अम्ल के अणु पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से 2 कार्बन युक्त यौगिक एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि 3 कार्बन वाला यौगिक जब 2 कार्बन वाले यौगिक में बदलेगा तो एक कार्बन का नुकसान होगा और वो नुकसान किस फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब अगला देखो, एसिटिल कोएंजाइम एक क्रेब चक्र में प्रवेश करता है और क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया जाता है, इसलिए क्रेब चक्र को वायवीय पथ माना जाता है। क्रेब चक्र वायवीय पथ है। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाली अभिक्रिया ग्लाइकोलिसिस जो कि अवायवीय था को क्रेब चक्र से जो कि वायवीय है से जोड़ता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है लिंक रिएक्शन, लिंक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक एंजाइम सम्मिश्र भाग लेता है। दरअसल जिस एंजाइम के पास केवल एक ही कंपोनेंट होता है उसे हम सिंपल एंजाइम कहते हैं, और जो जटिल होता है जिसके पास एक से ज्यादा घटक होते हैं उसे जटिल एंजाइम बोला जाता है। जटिल एंजाइम के लिए शब्द काम में लिया जाता है एंजाइम सम्मिश्र, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है। पूरे श्वसन में पथ में 2 एंजाइम, वायवीय श्वसन की बात कर रहा हूं केवल, पूरे वायवीय श्वसन में 2 एंजाइम सम्मिश्र भाग लेते हैं। पहला आपके सामने, दूसरा आगे आएगा तब बात करें। तो 2 एंजाइम सम्मिश्र भाग लेते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जहां पर एंजाइम सम्मिश्र भाग लेता है वहां पे 2 अभिक्रियाएं एक साथ उत्प्रेरित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और हाइड्रोजन भी निकलती है। हाइड्रोजन निकलेगी उसको डीहाइड्रोजनीकरण मतलब डीहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे, और जहां CO2 निकलती है उसे विकार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। और इसका सक्रिय कारक विटामिन बी होता है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग ये अभिक्रिया होती कैसे है, जरा सी देखते हैं। देखिए आपके पास आता है, ये था ग्लूकोज और इस ग्लूकोज से बन गया पायरुविक अम्ल। ठीक है, तो हमें अभिक्रिया यहां से शुरू करनी है, इसलिए ऊपर वाले पथ को हटा देते हैं, ग्लूकोज वाले को येलो, ये पायरुविक अम्ल। इसके पास कार्बन है 3, तो 3 कार्बन वाला यौगिक। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स स्थान क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है, यह अभिक्रिया संपन्न होती है क्योंकि इसका एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही पाया जाता है, इसलिए अभिक्रिया कहां होगी, जहां एंजाइम होगा वहां होगी। अब एंजाइम का नाम है पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है, पर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ठीक है, इसके साथ साथ एक पदार्थ होता है इसके पास टीपीपी। टीपीपी की फुल फॉर्म है आपके पास थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। और थायमीन जो होता है ना, ये थायामीन है, ये वाला, ये थायामीन जो होता है ये विटामिन बी है, तो ये हो गई आपके पास विटामिन बी, ये इसका सक्रिय कारक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसके पास होता है
Mg+2, ये सक्रिय कारक है। और इसके साथ होता है इसके पास लिपोइक अम्ल, लिपोइक एसिड होता है। और इसी के साथ इसके पास एक NAD भी होता है। और इसी के साथ इसके पास एक कंपोनेंट होता है जिसको कोएंजाइम A कहते हैं। ये इतनी सारी चीजें इसके पास होती हैं, इसलिए इसका नाम है, इसके साथ संयुग्मित अवस्था में होती हैं, इसीलिए इसको हम एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। डीहाइड्रोजिनेज है तो इससे हाइड्रोजन निकालेगा और उस हाइड्रोजन को NAD ग्रहण करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भी हाइड्रोजन ग्राही NAD होता है। और NAD की फुल फॉर्म मैं आपको बता के जा चुका हूं, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये NAD इसको ग्रहण करेगा और NADH2 में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गई। साथ साथ में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी, ये CO2 निकल गई। तो 3 कार्बन वाला यौगिक 2 कार्बन वाले यौगिक में, जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A, इसमें बदल जाता है, इसको C2 कंपाउंड बोलते हैं। इस अभिक्रिया का नाम रखा अपन ने क्या? लिंक रिएक्शन। ये है इसकी लिंक रिएक्शन, जो कि आपको याद रखनी, हर हाल में याद रखनी। ये कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती है। दोस्तों ये बात हमारी थी लिंक रिएक्शन की। आज हमने बातचीत की है इन पॉइंट्स को। तो अब आती है हमारे पास वायवीय प्रक्रम के अंदर क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल हम लोग कल स्टडी करते हैं, आज आप इसको इतना तैयार कीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस को आप एक बार खुद है ना और अपना चार्ट बनाइए, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। जिंदगी में दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, 2 या 3 बार यदि आप बिना देखे उसको बना लेते हैं तो आपको अपने आप याद हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंजाइम के नाम रटने नहीं पड़ते। जैसे जहां समावयवी परिवर्तन होते हैं वहां पे आइसोमेरेज काम आता है, जहां पे हाइड्रोजन निकलती है वहां डीहाइड्रोजिनेज काम आता है, ठीक है। जहां पर फास्फेट जुड़ता है या टूटता है वहां पे काइनेज एंजाइम काम आता है। बहुत सरल सा कार्यक्रम। तो आइसोमेरेज, डीहाइड्रोजिनेज और काइनेज, यही तो मोस्टली एंजाइम थे, उसके अपने आप याद हो जाते हैं। वो 11 पद 10 रिएक्शन आप याद कर लेते हो तो आपको पूरा ग्लाइकोलिसिस याद हो जाता है। और हमने इससे पहले डार्क रिएक्शन पढ़ी थी दोस्तों, याद होगा आपको डार्क रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया। उसके अंदर केल्विन चक्र जो है ना वो उल्टा ग्लाइकोलिसिस है एक तरह का। 3 PGA से शुरू होकर आपने ग्लूकोज तक बनाया था, ठीक है। तो वहां तक का आपका मैटर है जो आपको याद करना है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम। वायवीय शोषण का आरंभ हो चुका है लिंक रिएक्शन से। अब हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की अगले टर्न पे। तब तक आप लोग इस मैटर को थोड़ा तैयार कीजिएगा। इसमें आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, फोटोसिंथेसिस और श्वसन, जिसमें चक्र ज्यादा है, पर इनसे डरने की जरूरत नहीं होती। इनको 2 या 3 बार खुद आप प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने मतलब बिना देखे नोट कर लेते हैं और बना लेते हैं 2 या 3 बार, तो आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं, ताकि फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेहनत तो खैर दोस्तों करनी ही पड़ती है। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।